हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। जेजेपी 70 और आज़ाद समाज पार्टी 20 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। अब नहीं दोहराएंगे पीछे वाली गलती। जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। अब दोनों पार्टी मिलकर हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। दोनों पार्टी की दिल्ली में संयुक्त बैठक के बाद प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए दुष्यंत चौटाला की भी जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन बारे उक्त नेताओं ने विस्तार से अपनी बात रखी। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में जेजेपी 70 और आज़ाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर ने दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में गठबंधन का ऐलान किया। यह भी कहा कि अब पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे। वे किसान मजदूर के हकों के लिए एकजुट हुए हैं, जो 36 बिरादरी को साथ ले आगे बढ़ते हुए देश की महान शख्सियत रहे चौधरी देवीलाल व काशीराम के सपनों को साकार करेंगे। दोनों नेताओं ने पत्रकार वार्ता में बातचीत के दौरान क्या कहा, सुने उन्हीं की। जनता पार्टी में हरियाणा विधानसभा के चुनाव में इकट्ठे मजबूती के साथ मिलकर चलने का निर्णय ले रही है और दो महापुरुषों स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी हब बने, उसमें शिक्षा का उद्धार करें, इस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ने का काम करें। हमारा टारगेट यही है कि हम प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में 36 बिरादरी को साथ ले मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने का काम कर पाएंगे। मैं 2-4 वाक्य पुराने याद दिलाना चाहूंगा। जब बोट क्लब के ऊपर स्वर्गीय काशीराम जी ने एक धरना दिया था, उस समय सबसे पहले उनका साथ देने बोट क्लब पे चौधरी देवीलाल जी पहुंचे थे और उनने एक ही मांग रखी थी कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया और चौधरी देवीलाल जी का वादा था। और बड़ी खुशी की बात है कि जब चौधरी देवीलाल जी इस देश के उप प्रधानमंत्री बने तो प्राथमिक तौर पर डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से तो सम्मानित किया गया, भारत रत्न के साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर भी उनका स्टैचू का अनावरण किया गया, स्टैचू लगाया और दोनों ने मिलकर देश भर में कैसे हमारे ऐसी साथियों का सम्मान बढ़े, इस पे अनेक कदम उठाए। 1977 के अंदर जब चौधरी देवीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक कदम उठाया कि हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक गांव में ऐसी साथियों के ब्याह में कोई बारात आ जाती थी, रुकने की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो उसके लिए ऐसी चौपाल बनवाने का काम किया, जो आज पूरे प्रदेश में, और उसके साथ साथ नंबरदारी को कैसे एससीबीसी के साथियों तक पहुंचाया जाए, उसके ऊपर उनने विशेष कदम उठाए। और मुझे खुशी है कि हमने भी, चाहे वो प्रमोशन के अंदर 20% हिस्सेदारी एससी समाज को, चाहे उन एससी चौपालों का दोबारा से रीडेवलपमेंट का काम हो, अनेक योजना अपने समय में बनाने का काम किया। मैं तो एक चीज कहूंगा कि हम मिलकर, और एक एडवांटेज भी है, शायद आप में से बहुत कम साथी जानते हैं, हम दोनों 36 के हैं और दोनों मिलकर मैं मानता हूं कि अगले 40-50 वर्षों तक कैसे किसान कमेरे को ताकत मिले, इस संघर्ष को, इस देश की बढ़ोतरी में हिस्सेदारी में कैसे बने, इसके अंदर लड़ाई को लड़ते रहेंगे।
मैं दोबारा चंद्रशेखर जी का, उनके पूरे टीम का स्वागत करता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक कदम आज हम मिलकर उठा रहे हैं, ये कदम आने वाले हरियाणा के भविष्य की एक मजबूत नींव मिलकर लिखने का काम करेगा और मजबूती के साथ दोनों संगठन प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों को लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और हरियाणा प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि युवा सरकार बनाने का काम करेंगे, जो गरीब की, कमेरे की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, महिलाओं की, युवाओं की आवाज बनकर मजबूती से लड़ पाए। धन्यवाद मीडिया के साथियों। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये जो घोषणा भाई दुष्यंत जी ने की है, ये घोषणा तो आज की है, लेकिन इस पे पहल लंबे समय से चल रही थी और जो जिन महान पुरुषों के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में, उनके संयुक्त संघर्ष के बारे में और उसके परिणाम के रूप में जो आज हम लोग बैठे हैं, मैं अपने महान पुरुषों को नमन करते हुए आज उन दोनों महान नेताओं का भी जिक्र करता हूं, मान्यवर काशीराम साहब और चौधरी देवीलाल जी। मेरा यह भी मानना है कि किसान कमेरों को अपनी लड़ाई अभी तक अपने आप ही लड़नी पड़ी है, दूसरे लोगों ने सिर्फ उनका यूज किया। वादे तो हमसे बहुत करते हैं, लेकिन बाद में उन वादों में सच्चाई कुछ नहीं होती, क्योंकि भाई ने कहा कि हम 36 के हैं। 36 से कहने का मतलब है कि हम सेम एज के हैं, हम एक ही एज में हैं और लंबे समय तक अब सेवा करने के लिए किसान कमेरों की इस आंदोलन में उतरे हैं। मेरा ये भरोसा है, जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने महसूस किया कि इनके दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे बढ़ना चाहिए और मेरे दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे भी बढ़ना चाहिए। हरियाणा की जो पहचान है, जिस तरह से इस बार भी दुनिया में देश का नाम हरियाणा ने बचाने का काम किया, वो हरियाणा और शक्तिशाली होना चाहिए। हम लंबे समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से हमारे नेताओं ने वहां संघर्ष करके संगठन बना के उसको सींचने का काम किया है। अब 1 और 1 11 हो गए हैं। शक्ति मिलकर जो है एक नया निर्माण करेगी। मैंने इनसे ये भी अपील की थी कि जो भी हमारे जैसे साथी हों, जो चाहते हों कि किसान, कमेरे, नौजवान, महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज आगे करता हूं और मेरा विश्वास है कि अब हम इस लड़ाई को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और इस ताकत को बनाने में कामयाब होंगे। आप सब लोग यहां उपस्थित हैं। जननायक जनता पार्टी का पूरा परिवार, उनके सम्मानित नेता, पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम और भावी सीएम जो है हमारे बीच में है, साथ साथ आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का परिवार है। ये दोनों परिवार एकजुट होकर मैं संदेश अपने साथियों को देना चाहता हूं, आज से ही कमर कसें और हरियाणा में एक नया इनकलाब खड़ा करें, ऐसा मेरा विश्वास है और बाकी चीजों को हम धरातल पे संघर्ष करके उतारें। धन्यवाद। मैं एक चीज बतानी भूल गया, सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा भी होगी। 17 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी काशीराम चुनाव लड़ेगी और दोनों पार्टियां मिलकर पूरे प्रदेश का रोड मैप, रूट प्लान भी जल्द आपके बीच में पब्लिश कर देंगे। जौन जौन से जिले हमने चुने हैं उनके अंदर कैसे कैसे सीट शेयरिंग होगा, वो भी अलग से आपके बीच में हम टाइमली दे देंगे नॉमिनेशन से पहले। भूषण जी, आपकी राजनीति में यही 2-3 गठबंधन हमने भी देखे हैं, कवर किए हैं। आप इस समय राणा साहब आपके यहाँ साथ बैठे हुए मंच पर सारे विधायक लगे जा चुके हैं, जेजेपी से कहीं कांग्रेस में गया, कोई बीजेपी की तरफ जा रहा है।
और बीएसपी पार्टी पहले ही नए लोग के साथ आ चुकी है, पूरी पृष्ठभूमि आप लोगों की बदली है। सेम कॉम्बिनेशन के साथ चौटाला साहब भी हरियाणा में अपना अलग कर रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन आप लोग आज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2024 में क्या चुनौतियां और क्या पाने का लक्ष्य है इस चुनाव में? लांबा जी, जहाँ साथी आए गए, मेरे को तो चौटाला साहब का एक शेर याद है, जब संपत सिंह पार्टी छोड़ के गए, ये छोटे से एक लालच के लिए वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ है मेरे दोस्त कुछ निकल बीजेपी में गए, उनको टिकट नहीं। कौन आएगा जाएगा मुझे नहीं लगता पार्टियों को इससे फर्क पड़ता। जहां अलायंस की बात है, हमारा विजन क्लियर है कि किसान कमेरे की हम लड़ाई लड़ेंगे, और किसान कमेरे के अंदर चाहे वो हमारे एससी साथी हो, उनका कैसे उत्थान। मैं एक चीज आज आपके बीच में जरूर कह सकता हूं, जब मेरी प्राथमिक चौर की चर्चा चंद्रशेखर जी से हुई थी, हमारा एक लक्ष्य था कि हम गरीब को केवल मात्र इस झांसे में नहीं कि तुम्हारा मकान बना देंगे, और मकान के अंदर उसको जमीन की व्यवस्था नहीं दे पाते। अधिकतम आज गरीब साथी किसी जाति से आते हो, वो मकान नहीं बने, इस पे योजना लेके आएंगे। और जो वादा हम करेंगे, ज्यादा वादे करने की हमारा लक्ष्य भी नहीं, पर जो वादा करेंगे उस वादे के अंदर दोनों पार्टियां गंभीरता के साथ मैदान में उतरेगी और उसको पूरा करने का लक्ष्य लेंगे। सेम कॉम्बिनेशन है, नेहरू और बीएसपी का ऑलरेडी गठबंधन हो चुका है। उनका तो पहले 3 बार होके टूट लिया। आपने सर्कल सीट की बात करी है, तो क्या ये तय है आप दो ही होंगे या किसी और की नजर करता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के बीच में आप कह रहे हैं आप लोग शुरू कर देते हो, हमने तो कभी औपचारिक तौर पर नहीं कहा। आपने सवाल मेरे मुंह में डाला था कि क्या उनके साथ हो सकता है, मैंने कहा वो अभी इंडिया अलायंस का मेंबर है, वो छोड़ेंगे तब चर्चा करें। चंद्रशेखर जी कह रहे थे कुछ इस तरह की पार्टियां और आ सकती हैं साथ में। आपने सपोर्ट किया था चंद्रशेखर जी किसान आंदोलन को, यस, दुष्यंत की पार्टी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है। अब उस पर कोई बातचीत हुई, आप लोग का स्टैंड क्या रहेगा कॉमन? देखो, जब इस परिवार की पृष्ठभूमि को आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि ये परिवार किसानों का सबसे बड़ा हितैषी रहा। रही बात, मैं आज भी किसानों के समर्थन में खड़ा हूं और हमेशा किसान कमेरे के खड़ा रहा। हम तो पहलवान बेटियों के समर्थन में बड़ी ताकत से खड़े हुए, और किस तरह का जुल्म पहलवान बेटियों को सहना पड़ा ये भी आपने देखा। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अब ये आपके सामने है, और जहां तक मैं समझता हूं इन्होंने विरोध भी नहीं किया। चुनाव अब आया है, लेकिन उससे पहले भी कई बार मैंने महसूस किया कि, और मैंने उनको सुना भी है, उन्होंने कहा कि मैं पुरानी गलतियां दोहराने के मूड में नहीं। अच्छा, गलती मानते हैं आप? मैं क्या कह रहा हूं, पुरानी गलतियां कि जो पुराने रूप से राजनीतिक जो भी कुछ हुआ होगा उसको दोहराने के मूड में नहीं। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, हम विचारधारा पर आधारित लोग हैं, किसान कमेरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर वंचित वर्ग को हाशिए से उठा के ऊपर लाने में जो भी हमारा योगदान है हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम पूंजीपतियों के हितैषी नहीं है, गरीब के हितैषी हैं, और हम विचारधारा के आधार पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो ये दोस्ती हुई है, ये दोस्ती किस तरह का रंग जमाएगी आप देखना। हमारे लोगों को, कुणाल भाई, हमारे लोगों को हमारे ऊपर भरोसा, उस भरोसे को हम बना के रखेंगे, और ये ताकत जो है आप देखना नया निर्माण करेगी, नए हरियाणा का निर्माण जो सपनून महान पुरुषों के सपने का होगा, और राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देगी। और मैं स्पष्ट कर दूं, पुरानी गलतियों से मेरा आग्रह यह है, मैंने उनको सुना भी, स्पष्ट भी कर देंगे कि हम किसी भी कीमत पे वो पार्टी जिसने लंबे समय से नुकसान पहुंचाया किसानों को, उसको किसी भी कीमत पे फायदा नहीं होने देंगे। तो क्या ये तय माना जाए दुष्यंत जी कि अब आप आगे बीजेपी के साथ कोई भी तालमेल नहीं रखेंगे, क्योंकि आप पर यही शंका की जाती है? और दूसरा सवाल भी इससे मिलता जुलता है कि आप चौधरी देवीलाल की बात करते हैं, तो उनकी तो दो लोग उनके परिवार से आते, आप भी आ रहे हैं, आइडेंटिटी नहीं चाहते लोग, बीजेपी को हरियाणा प्रदेश से उखाड़ फेंकना चाहते, और उस चीज के अंदर हमने क्लियर कर दिया कि वो व्यवस्था के अंदर हम दोबारा नहीं। 2019 के जो सेंटीमेंट्स थे, आपसे सवाल 4.5 साल 5 साल लगातार पूछा जाता रहा, 2024 में सब विषयों को लेकर हम लड़े थे और जनता ने हमारा भरपूर साथ दिया। सर, आपका 2024 में वोट शेयर 1% से भी कम रहा लोकसभा, अब आप कैसे अपने आप को इस रिवाइवल के मूड में देखेंगे? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव जो था जतिन, ये चुनाव था 2 राष्ट्रीय गठबंधनों में।
आप भी शायद नहीं दूसरी सीट बता पाओगे फिरोजपुर को छोड़ के, जहां 12,000 में 4 कैंडिडेट रह गए। कोई भी सीट ऐसी नहीं थी जहां पर थर्ड कंटेंडर भी बड़े क्लोज मार्जिन से हारा। उस चुनाव को विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में लेकर कंपेयर करना बड़ा इलॉजिकल होगा। आज के दिन जो आंकड़े हैं, मैं ये मानता हूं कि हम पिछली बार से ज्यादा वोट शेयर पे पहुंचे और अब चंद्रशेखर जी का साथ आना हमें और ताकत है। तो लांबा साहब ने सवाल पूछे उसी का, 5 साल पार्टी को बने हुए, चौथा अलाई आ गया, ऐसा क्या रीजन है कि आपसे अलायंस चले जाते हैं या आप चले जाते हैं? चौथा अलायंस आम आदमी पार्टी बसपा के साथ आपका अलायंस रहा, बीजेपी के साथ रहा और 4th ये अलाई आ गया आपका 5 साल के हिस्ट्री। हम चुनाव तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा का लड़ेंगे, इलेक्शन के अंदर तो हमारा अलायंस नहीं था। बसपा ने अलायंस किया था और क्या कारण रहा वो आप भी जानते हैं। ट्वीट आया और प्री इलेक्शन ही वो टूट गया था, तो महीने भी मुश्किल से चला था। और स्टेट के अंदर हमारे एजेंडाज को हम पूरा कर पाए, हमारे वोटर्स को जो हमारी कमिटमेंट थी उस कमिटमेंट को हम कैसे पूरा कर पाए। हमने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए अलायंस किया था और उसके अंदर हम अचीव भी कर पाए। 250 रुपए बढ़ाकर हमने 3,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन करी। हमारे पास 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की और सरकारें थी, किसी में भी 700 और 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं। हमने 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल एम्प्लॉयमेंट कानून लाने का काम किया। हमने पंचायती राज में 50% महिलाओं को, 8% बैकवर्ड को हिस्सेदारी दी। कई ऐसे काम हैं जो हमारे इलेक्टोरल को जो हमने वादा किया था हम फुलफिल कर पाए। अगर हम ना अलायंस के साथ जाते और विपक्ष में बैठे तो क्या हम अपनी इलेक्टोरल कमिटमेंट को कभी पूरा कर पाते? तो एक सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में फैसला आया SC/ST का वर्गीकरण, उस पे तो असपा का तो निर्णय आया हुआ है, आपका क्या पक्ष है? देखिए, ये हरियाणा ने पहले फेस किया और भजनलाल जी के टाइम पे हरियाणा कई पार्टियां हैं उन्होंने अपना पक्ष कर दिया कि हम विरुद्ध हैं इस फैसले के। अभी मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाया वो फैसला। सर उसके लेकर तो भारत भी बंद हो चुका है। मैं आपकी बात मान गया, मगर हम दोनों संगठन मिलकर उस पर जॉइंट स्टेटमेंट देते बेहतर है। आपने कहा दोनों संगठन मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी और कांग्रेस से फाइट है आपकी। अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है कि कोई भी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाता है, तो क्या ये गठबंधन किंग मेकर की भूमिका निभाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? कोई हमारे पीछे आकर खड़ा हो और हम मिलकर प्रदेश की सरकार का नेतृत्व करें तो मुझे नहीं लगता इसके लिए इन संभावनाओं से हम पीछे हट सकते। दुष्यंत जी, मेरे 2 सवाल है। एक तो कांग्रेस में सरपुटम्बल मचा हुआ है, सीएम कौन बनेगा उसको लेके 2,500 से ज्यादा एप्लीकेशन आ गए, पार्टी उसको लेके भी काफी गदगद है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में आपस में काफी तनातनी है और इस स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव में असली चुनौती बीजेपी को दे सके और समीकरण बदलेंगे? और दूसरा सवाल कि चुनाव आयोग भी दरख्वास्त बीजेपी ने दी है कि तारीख को बदला जाना चाहिए, आपकी क्या राय है उसमें कि क्या हरियाणा चुनाव की तारीखों को बदलना चाहिए? देखिए, बीजेपी की घबराहट कि इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद ये कहना कि लॉन्ग वीकेंड है इसलिए तारीख बदल दी जाए, ये दिखता है कि कहीं ना कहीं उनको ग्राउंड रियलिटी पता चल चुकी है कि वो कितने कमजोर हो चुके हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर छुट्टी है, छुट्टी के दिन तो मतदान ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाखों वोटर ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं और सुबह से शाम तक वो अपने व्यवसाय में व्यस्त होते हैं, वोट कम करते हैं। छुट्टी होगी तो वो लोग भी सारे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। दूसरी ओर पर जो आपने सवाल पूछी कांग्रेस की तनातनी तो जग जाहिर है। आज भूपेंद्र हुड्डा जी ने किस तरीके से अपने कंपटीशन में रहने वाले सारे स्टॉलवर्ट नेताओं को, आधों को तो पार्टी छुड़वा दी है और आधों को कमजोर करने का प्रयास किया। और एक चीज मैं आज कह सकता हूं कि जो ये लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये चीज तो आपने कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में देखी है
कि किस प्रकार से चेहरा कौन था और बाद में मुख्यमंत्री कौन बना। तो अभी तो कुमारी शैलजा ने दाव ठोक रखे हैं, क्या रणदीप सुरजेवाला सीन से बाहर हो गए, और अब तो इस ग्रुप के अंदर वीरेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए। तो कई लोग हैं जिन लोगों ने मिलकर कांग्रेस के अंदर विद इन कांग्रेस खड़ी कर ली। तो बहुत टफ रोड है। 10-10 कैंडिडेट एक एक सीट पर जो लिए बैठे हैं, जिनको कमिटमेंट करे बैठे, अभी तो उनमें भगदड़ शुरू होगी। और कांग्रेस जिस तैयार है, आज से मात्र 33 दिन में हमारे यहाँ इलेक्ट्रल पोलिंग है और बढ़ चढ़कर हरियाणा के मतदाता जेजेपी और एएसपी का साथ देंगे। 10 साल से सरकार है बीजेपी की, क्या एंटी इनकम्बेंसी है? आप भी सरकार के हिस्सा रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस में तमाम दावेदार, और कोई कारण ही नहीं था कि मनोहर लाल जी को बदलना पड़ा। और नए मुख्यमंत्री ने तो सिर्फ घोषणा और सम्मान समारोह करे, ग्राउंड रियलिटी से वो वाकिफ नहीं थे, योजनाएं वो बना नहीं पाए। एक लॉलीपॉप जरूर देंगे 2.5 लाख कर्मचारियों को कि तुम जो कौशल पर पोर्टेड हो, 5 साल से ऊपर हो, उनको आगे अश्योर्ड जॉब दी जाएगी, रेगुलराइज किया नहीं जा सकता। आज आप लोग अलायंस में आए तो उसके पीछे क्या करेंगे? नहीं, हमने तो 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 में से शायद एक भी सीट पर एएसपी हमारे सामने नहीं थी। मेरी चर्चा उस समय भी चंद्रशेखर जी से हुई थी और ये उस समय anybody can come and support. So these are contradictory statements. Are you ruling out a post-poll alliance with the BJP? I am very clear that we will not stand with BJP. I have faced 4.5 years in NDA. I have seen how BJP breaks its allies. We have faced it in 4.5 years, how some of our MLAs are now joining BJP. Similar thing happened with Shiv Sena, NCP, or other alliance like Akali Dal as of now. And whereas going into a post-poll alliance, who knows, if we have the numbers, there may be a chance that all the smaller parties get together and form a government in the state against Congress and BJP. राजनीतिक सफर है, विशुद्ध जी की और ईद भी मिलती है। हरियाणा के मिजाज से कैसे सूट होगा, क्योंकि आप भी आंदोलन करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं। कई बार मीडिया के साथी मुझे कहते हैं कि आपकी भाषा हरियाणा से मिलती है। मैं जिस जिले से मेरा घर है सहारनपुर और हरियाणा, वो सीमा मिलती है। और ने करने की उसकी नींव रखने की कोशिश की, लेकिन विजन इनका था। कई चीजें हैं जो हमें सिमिलर। मैं आपको जब सुन रहा था, मीडिया के साथी कह रहे थे, और इन्होंने भी अपनी बात में कहा कि शिवसेना को भाजपा ने कमजोर किया, जिनके साथ अलायंस हुआ, नीतीश जी को भी और कई जगह, मगर वो वहां वो बेचारे हो गए। लेकिन यहां दुष्यंत जी बेचारे नहीं हुए, यहां दुष्यंत जी आपकी नजरों में कमजोर हो गए। ये आपका विजन हो सकता है, किसी की पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी के खिलाफ जनता में आक्रोश होता है। जैसा उन्होंने कहा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। साथ साथ मैं आपको स्पष्ट करूं, सदगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन, और छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। उस राज की कल्पना जो है हम लोग लेके चले हैं कि अंतिम व्यक्ति को भी इज्जत की जिंदगी मिलनी चाहिए, सर पे छत मिलनी चाहिए, पेट में दोनों टाइम की रोटी मिलनी चाहिए, अच्छे कपड़े मिलने चाहिए और सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए। ना किसान को मिली ना मजदूर। ये तो फुलफिल नहीं थे, तो जो कर सकते थे कर पाए। लेकिन अब हमें विश्वास है कि हम जनता से आशीर्वाद मांगे, उनके आशीर्वाद से इस बार हम फुलफिल होंगे और वो करके दिखाएंगे जो चौधरी देवीलाल जी और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब चाहते थे। सबके सम्मान की रक्षा करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको पता है कि मैं जिस सीट को जीत पा के आया हूं, वहां दोनों अलायंस ने एडी चोटी के जोड़ लगाए मुझे हराने के लिए। लेकिन हमारे लोगों ने अब तय कर लिया है कि अब उनको चंद्रशेखर आजाद को, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को ताकत देनी, और अब उसका जब रिजल्ट आएगा तो ये आपको हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। अब समय बदल गया है। आपकी पार्टी एक सेकंड, मेरा सवाल ये है कि अभी अदिति के सवाल को बढ़ा रहे हैं कि आपने कहा कि आप बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे पोस्ट पोल।
लेकिन अगर स्थितियां 2019 वाली ही बनती है, वहाँ अगर पिछली स्थिति बनती है आपके सामने, और पिछली बार भी दोनों पार्टियों ने आपको अप्रोच किया था, अगर वही स्थिति दोबारा बनती है तो आप किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? मैं आपको एक क्लैरिटी तो पहले दे दूं, ये दिल्ली के साथी तो लगभग पार्लियामेंट के टाइम से मुझे जानते हैं। दोनों पार्टियों ने कभी हमें अप्रोच नहीं किया था। हमारे संगठन की बैठक हुई थी और उसके अंदर ये चर्चा हुई थी कि कौन सी स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी, और उस स्टेबिलिटी के लिए ये निर्णय संगठन ने लिया। उसके बाद दोनों दलों से चर्चा हुई और कांग्रेस उस समय 6 विधायक नहीं इकट्ठे कर पा रही थी इंडिपेंडेंट, तो किसी हालत में भी हम स्टेबिलिटी छोड़िए गवर्नमेंट बना भी नहीं पा रहे थे। हमने एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रदेश में चले, उसके लिए निर्णय लिया। अब क्या होगा, ये बेहतर रहेगा कि जब रिजल्ट्स आए, नंबर आए, उस पर हम छोड़ें। मगर हमारी दोनों की प्राथमिकता ये रहेगी कि वे इन द अलायंस गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। हमारे अलायंस के अंदर हरियाणा खत्म किया जाए। देखिए, मैं उस पर ना बोलूं बेटर है, क्योंकि ना तो मैं पार्लियामेंट का सदस्य हूं, उसके अंदर पार्टी के अध्यक्ष है तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, जहां वोटर की बात है, जहां अमेंडमेंट बिल की बात है, पार्टी उस पर अपनी स्टेटमेंट पहले भी दे चुकी है। बारी बारी मुझे नहीं लगता कार्यकर्ता भी आंदोलन में गए, हमारे कार्यकर्ताओं के घरों से रोटियां, लस्सी, दूध भी बॉर्डर्स पर, टोलों पर गए। आप कहीं भी मेरी स्टेटमेंट नहीं ला सकते कि मैं उस आंदोलन के विरोध में। स्वयं क्योंकि हम व्यवस्था में बैठे थे और हम कोशिश कर रहे थे कि व्यवस्थित ढंग से जो उनकी मांगे हम प्रदेश में पूरी कर पाए। ना वो 3 कृषि कानून हरियाणा असेंबली में हमने पास करे, वो पार्लियामेंट में पास हुए थे और हमारी पार्टी का एक भी मेंबर